हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज। चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऑलरेडी आपका कवर हो चुका है। चैप्टर 1 में हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा है, लैंड रिसोर्सेज और सॉइल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा है। चैप्टर 2 में हमने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज कवर किया है। चैप्टर 3 हमारा वाटर रिसोर्सेज है। तो मैंने सबसे पहले आपको बता चुका था रिसोर्सेज। अगेन मैं एक बार और फिर से आपको इसका डेफिनेशन फिर से आपको एक बार बता देती हूँ कि रिसोर्सेज जो भी चीज़ें हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं वो रिसोर्सेज होती हैं। रिसोर्सेज के मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे, वाटर, सॉइल, लैंड, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सारे रिसोर्सेज हैं एक्सेट्रा, मतलब सन, विंड, ये सब भी हैं। तो ये सारे हमारे रिसोर्सेज हैं। और हमने क्या क्या कवर कर लिया? सॉइल, लैंड, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ तो कवर कर लिया है। अब बारी आती है वाटर रिसोर्सेज की। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन टू वाटर रिसोर्सेज। तो जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है, आप ये अर्थ देखो, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आपको कितना दिखाई दिएगा 75% ऑफ द अर्थ सरफेस। जो अर्थ का सरफेस है उसका जो 75% हिस्सा है वो वाटर ने कवर किया है। इंडिया में लगभग 1170 mm की बारिश होती है ना। फिर भी क्या है कि जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो लिमिटेड है और अनइवन है, मतलब प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि कहीं बहुत ज़्यादा अवेलेबल है तो कहीं बहुत कम है। और जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर कौन सा होता है? जो इंसानों के द्वारा यूज़ किया जाता है अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए, चाहे ड्रिंकिंग हो, वॉशिंग हो, बाथिंग हो, कोई भी एक्टिविटीज़ के लिए वो फ्रेश वाटर होता है। वो सिर्फ 4% अवेलेबल है इंडिया में। फ्रेश वाटर इज़ रिन्यूड वाया द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो आपने वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में पढ़ा होगा कि जो भी वाटर है रिवर्स में है वो वाटर वेपर के थ्रू जाता है, क्लाउड में फॉर्म होता है और फिर वो रेन के फॉर्म में फिर से अर्थ में वापस आ जाता है। उसको वही हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता है। और ये जो फ्रेश वाटर है हमें बेसिकली वही वाटर साइकिल से मिलता है। वाटर क्यों, हम आपको पता है जल ही जीवन है, तो वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम अगर एक भी दिन पानी नहीं पिएंगे तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, डोमेस्टिक यूज़ के लिए, तो वाटर हर एक चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। अब वाटर है पर अब वाटर की कमी क्यों है भाई? मैंने बता दिया कि 75% ऑफ अर्थ हमारा वाटर से है और 4% पर वाटर तो अवेलेबल है फ्रेश वाटर के लिए। क्यों, ऐसा क्यों है? वाई वाटर स्कार्सिटी डिस्पाइट एबंडेंस, मतलब इतना सारा पानी होने के बावजूद भी हमें कमी क्यों पड़ रही है? तो उसका मेन सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीज़न है अनइक्वल एक्सेस, ओवर यूज़ एंड पोल्यूशन कॉजेज स्कार्सिटी। अनइक्वल एक्सेस का मतलब क्या है कि भैया कहीं तो बहुत ज़्यादा पानी अवेलेबल है पर कहीं राजस्थान वगैरह एरिया में कभी कुछ पार्ट्स हैं महाराष्ट्र के जहाँ की ड्रॉट जैसी कंडीशन हो जाती है, जहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं है, लोग किलोमीटर्स चल रहे हैं जस्ट फॉर 1 बकेट ऑफ वाटर। तो ये अनइक्वल एक्सेस है। और कहीं लोग पानी ऐसे फेंक रहे हैं, मतलब कि उन पे अवेलेबल है तो वो उस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं और वो जस्ट फेंक रहे हैं, है ना। तो ये अनइक्वल एक्सेस है वाटर का। फिर ओवर यूज़, हमें जितनी ज़रूरत है हम उससे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं पानी का। पोल्यूशन, वाटर है, वाटर में इंडस्ट्रीज़ ने अपना गंदे केमिकल्स निकाल दिए, है ना। इंसानों द्वारा जो भी प्लास्टिक्स है वो वाटर में हम डाल रहे हैं, रिवर पल्यूट कर रहे हैं। तो ये क्या है? पोल्यूशन है। प्रिडिक्टेड, अब प्रिडिक्शन भी है भाई कि 2 बिलियन पीपल जो हैं 2025 तक, मतलब इसी साल से ही जो है वाटर स्कार्सिटी के अंडर आ जाएंगे, उनको पानी नहीं मिलेगा। अब सबसे ज़्यादा कॉजेज़ क्या है? आपको पता है, ह्यूमन है, रिसोर्सेज हैं, तो ह्यूमन ने रिसोर्सेज को ऐसे यूटिलाइज़ किया है कि वो प्रॉपर मैनेज्ड नहीं है, प्रॉपर यूटिलाइज नहीं है। तो सबसे पहला ओवर पॉपुलेशन, हाई डिमांड फॉर वाटर्स इन सिटीज़ एंड विलेजेस। अब पॉपुलेशन आपको इंडिया की पता है इतनी ज़्यादा है, तो क्या है कि हाई डिमांड हो गई है पानी की, पानी तो ज़रूरत है
रोज़ की ज़िंदगी में पानी की ज़रूरत है। तो ये जो पॉपुलेशन है बढ़ती जा रही है, उसके कारण डिमांड भी बढ़ती जा रही है। एग्रीकल्चर डिमांड, जो इरिगेशन फॉर क्रॉप्स यूज़ 70% ऑफ द वाटर। अब एग्रीकल्चर है हमारा, जो इंडिया है मोस्टली जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है, लोगों का एग्रीकल्चर है। तो एग्रीकल्चर डिमांड है, इरिगेशन के लिए ज़रूरत होती है, तो जो कि 70% से ज़्यादा पानी का यूज़ करते हैं क्रॉप्स। इंडस्ट्रियलाइजेशन है, फैक्ट्रीज़ हैं, वो वाटर को कंज्यूम भी करती हैं और पोल्यूट भी करती हैं। डिफॉरेस्टेशन एंड अर्बनाइजेशन, हमने क्या कर दिया है, पेड़ों को तो काट दिया है, पेड़ों को काट दिया है तो वाटर रिटेंशन क्या रह जाएगा सॉइल का। और फिर अर्बनाइजेशन, हमने पेड़ों को काट दिया है ताकि हम कंक्रीट जंगल बना सकें, ताकि और फिर उसके बाद क्या हो गया कि जो ग्राउंड वाटर अवेलेबल था वो कम हो चुका है। और जो लास्ट कॉज है वो पोल्यूशन, कॉन्टामिनेटेड वाटर रिसोर्सेज आर अनयूजेबल। हमने पानी में ही केमिकल छोड़ दिए, इंडस्ट्रीज ने छोड़ दिया, हमने रिवर वाटर को पोल्यूट कर दिया, हमने प्लास्टिक्स उसमें डाल दिए हैं। तो ये क्या कर दिया, पोल्यूशन कर दिया, कॉन्टामिनेट कर दी है वाटर सोर्सेज को। अब ज़रूरत क्या है, ज़रूरत तो मैंने आपको बता ही दी कि भैया ज़रूरत क्या है कि वाटर क्या है, बहुत लिमिटेड अवेलेबल है, और लोग क्या हैं, बहुत सारे हैं, सबको ज़रूरत है। तो वाटर इज़ रिन्यूएबल बट फाइनाइट है, लिमिटेड अमाउंट में है। ड्रॉट, ड्राई रिवर्स एंड ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। ड्रॉट है, ड्रॉट का मतलब सूखा पड़ जाना। ड्राई रिवर्स हैं, रिवर्स भी सूख जा रही हैं। ग्राउंड वाटर, जो वाटर ग्राउंड में अवेलेबल है वो कम होते जा रहे हैं, है ना। तो ये ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो गया। फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स प्रेडिक्टेड ओवर वाटर, तो मतलब ये भी फ्यूचर प्रेडिक्शन है कि जो आगे का जो लड़ाई वगैरह है वो पानी में होगी, क्योंकि भैया पानी तो अवेलेबल ही नहीं होगा, और पानी तो बहुत ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए। अर्जेंट नीड फॉर जुडिशियस यूज़ एंड कंजर्वेशन, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम उसका प्रॉपर जुडिशियस यूज़ करें और कंजर्व करें वाटर को। फ्यूचर सॉल्यूशंस क्या हैं इसके, कि प्रमोट ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप। तो देखिए ड्रॉट, ये ऐसा कुछ ड्रॉट होता है कि यहाँ पे ये सूखा पड़ गया है, इसमें ये जो मिट्टी में कुछ जान नहीं हो गई है, तो हमें कैसे क्रॉप्स ग्रो करें जो कि इस मिट्टी में भी उग जाए। ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो ऐसी मिट्टी में भी उग जाएं। इनकरेज ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स, तो कुछ फार्मिंग टेक्निक्स होती हैं जिसमें वाटर कम यूज़ होता है ना, वाटर का कम यूज़ होता है, वो ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स हैं। और इंश्योर करें कि सस्टेनेबल और इक्विटेबल वाटर यूज़ हो। इक्विटेबल वाटर यूज़ का मतलब क्या, हर किसी को इक्वली हम वाटर डिस्ट्रीब्यूट करें, और सस्टेनेबल मतलब हम अभी के बाद फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वाटर अवेलेबल रखें। अब वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट क्या होता है, तो वाटर कंजर्वेशन हम हिस्ट्री के थ्रू जानेंगे कि हिस्ट्री में क्या होता था। एंशिएंट इंडिया में जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बना दिए जाते थे, कैसे, डैम्स। तो डैम्स कैसे, पहले तो इतना कंक्रीट और सीमेंट वगैरह अवेलेबल नहीं रहता था, तो स्टोन से बनाए जाते थे पहले। कुछ रिजर्वायर्स बना दिए जाते थे, मतलब एक जगह एक एरिया रहता था, वहाँ पे पानी कलेक्ट कर लिया जाता था। कैनाल्स बना दिए जाते थे ताकि पानी इधर से उधर जाए और पानी उधर रहे, है ना। कंटिन्यूड ट्रेडिशन पोस्ट इंडिपेंडेंस विथ मॉडर्न डैम्स अक्रॉस रिवर बेसिन, जो कि मतलब एंशिएंट में डैम्स वगैरह तो थे ही, उसको हम कंटिन्यू करें पोस्ट इंडिपेंडेंस भी थ्रू मॉडर्न डैम्स। मतलब डैम्स को पहले स्टोन बिल्ट रहते थे, अब ये कंक्रीट और सीमेंट बेस्ड डैम्स रहते थे अक्रॉस रिवर बेसिन। रिवर के अक्रॉस हम लगाते थे, मतलब एक कोने से दूसरे एक साइड से दूसरे साइड में बनाते थे। कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव थे कंजर्वेशन के। तो पहला एंशिएंट में आपको बता दिया जाए कि ये स्टोन डैम्स और रिजर्वायर कैनाल्स बने थे, जो कि हमने डैम्स को अभी भी कंटिन्यू कर दिए हैं। फिर कुछ गवर्नमेंट स्टेप थे, जैसे कि जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन का एम क्या था कि वो पोर्टेबल पाइप्ड वाटर हर रूरल हाउस में पहुंचाए। पोर्टेबल मतलब पिए जाने वाला पानी, है ना, तो वो पाइप के थ्रू पहुंचाए हर रूरल हाउस होल्ड में। टारगेट क्या था, टारगेट ये था कि 55 लीटर पर पर्सन पर डे हम पहुंचाएं लॉन्ग टर्म बेसिस में, मतलब लॉन्ग टर्म में हम 55 लीटर पर पर्सन पर डे हम उसको पहुंचाएं। फोकस ऑन इंश्योरिंग फंक्शनैलिटी ऑफ द टॉप
कनेक्शन, और हमने फोकस किया कि जो टैप कनेक्शंस हैं, टैप के थ्रू पानी आते हैं, उसकी फंक्शन पे हमने फोकस किया। तो जल जीवन मिशन के ये कुछ 4 पॉइंट्स हैं, ये आपको तीन पॉइंट्स हैं, आपको ध्यान में रखना है। फिर जो इसमें सबसे ज़्यादा कंजर्वेशन जो पार्ट आता है वो किसका आता है, मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स का। तो जो मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं वाटर कंजर्वेशन का। तो सबसे पहले देखते हैं इसके अंडर सबसे पहले क्या होता है, डैम। तो डैम क्या होते हैं, बिल्ड टू स्टोर रिवर एंड रेन वाटर, ट्रेडिशनल यूज़ इरिगेशन, मॉडर्न यूज़ मल्टीपर्पज़ इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, फूड कंट्रोल, नेविगेशन, रिक्रिएशन, फिश। तो जैसा कि आपने ये नाम से ही समझ में आता है कि मल्टीपर्पज़ मतलब बहुत सारा पर्पस प्रोजेक्ट्स के द्वारा हमने फुलफ़िल कर लिया है। तो क्या होता है, हम डैम, इसमें हमने डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो पहले क्या होता था, इसका जो डैम कंस्ट्रक्शन का पहला जो यूज़ था वो क्या होता था, इरिगेशन पर्पस के लिए यूज़ करते थे। पर अब इसका मॉडर्न यूज़ क्या हो गया, मल्टीपर्पज़, मतलब एक से ज़्यादा पर्पस हमने उस डैम के थ्रू निकाल लिए हैं कि हम ये डैम कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको इरिगेशन में भी यूज़ करेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी यूज़ करेंगे, वाटर भी सप्लाई करेंगे बहुत सारे एरिया में, फ्लड कंट्रोल कर सकते हैं हम डैम से, नेविगेशन कर सकते हैं, रिक्रिएशन कर सकते हैं, फ़िश की ब्रीडिंग कर सकते हैं डैम्स के थ्रू। तो डैम्स एक बहुत बड़ा पार्ट है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स का। तो डैम्स से ही हम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स चलाते हैं। अब पर्पस क्या है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का, इसका मतलब क्यों हम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो इसका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, रूरल एंड अर्बन इकोनॉमीज़, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट में क्या होता है, हम एग्रीकल्चर इरिगेशन पे तो ध्यान दे ही रहे हैं, साथ में जैसे कि मैंने आपको पहले उसके यूसेज बताया कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कर सकते हैं, हम फ्लड कंट्रोल में यूज़ कर सकते हैं, हम और भी चीज़ों में कंट्रोल, फिश ब्रीडिंग, हर चीज़ में। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी ज़रूरत होती है। अर्बन और रूरल जो भी इकोनॉमीज़ हैं हम उसमें बढ़ावा देती हैं ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स है ना। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि डैम जो हैं वो टेम्पल हैं मॉडर्न इंडिया के। एग्जांपल्स क्या क्या हैं डैम के, तो आपने बहुत सारी जगह, आप जहाँ जहाँ भी रह रहे होंगे तो डैम्स तो सुना होगा कि आपके एरिया में कोई आसपास होंगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भाखड़ा नंगल डैम, जो कि सतलज और बियास बेसिन में है, मतलब सतलज और बियास रिवर में ये बनाया गया हुआ है। इसका मेन पर्पस क्या है, इरिगेशन तो करता ही है, साथ में हाइड्रो पावर, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में है ना। फिर हीराकुद डैम उड़ीसा में है, जो कि महानदी रिवर पे है। इसका मेन पर्पस क्या है, इसके 2 पर्पस हैं, एक वाटर कंजर्वेशन के लिए, फ्लड कंट्रोल के लिए। सरदार सरोवर डैम है, ये नर्मदा रिवर पे बनाया गया है, ये 4 स्टेट्स में पानी देता है। सरदार सरोवर डैम राजस्थान में, MP में, महाराष्ट्र में और शायद तक गुजरात में पानी देता है। 4 स्टेट्स में इरिगेशन के लिए यूज़ होता है। 18.45 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड्स। अब डैम्स तो हमने बना दिए, इससे हमने बहुत सारे मल्टीपर्पज़ भी इस फुलफ़िल कर दिए हैं। पर ये लार्ज डैम कंस्ट्रक्ट करने के कुछ ना कुछ ड्रॉबैक भी होते हैं, कुछ ना कुछ इसके कॉन्स भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो सबसे पहला क्या है, इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज़। अब क्या होता है, हमने तो ये ऐसे डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया, एक रिवर फ्लो हो रही है, रिवर फ्लो में हमने डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब क्या होता है, इससे क्या होता है, जो रिवर नेचुरली फ्लो हो रही है उसको हमने रोक दिया, उसका जो नेचुरल फ्लो है उसको डिस्टर्ब कर दिया और सेडिमेंटेशन हो गया। तो डिस्टर्ब्स जो एक क्या इशू हो गया कि उसका नेचुरल रिवर फ्लो है वो डिस्टर्ब हो गया और सेडिमेंटेशन होने लग गया। जो भी एक्वेटिक लाइफ है उसको हार्म करता है डैम, और रिवर इकोसिस्टम को भी थोड़ा डिटोरिएट करता है। प्रॉपर जो भी इकोसिस्टम रिवर के आसपास चल रहा है वो प्रॉपर नहीं मैनेज हो पाता है। सबमर्जेस वेजिटेशन एंड लीड्स टू डिकम्पोजिशन।
जो वेजिटेशन है वो भी सबमर्ज हो जाती है, जो कि डिकम्पोज हो जाती है। इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, इंकरेज शिफ्ट टू वाटर इंटेंसिव कॉमर्शियल क्रॉप्स, कंसिक्वेंस। हाँ, तो पहला ड्रॉबैक है कि इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल इशू को एड्रेस करता है, इशू बढ़ाता है। दूसरा है कि ये एग्रीकल्चर को भी इम्पैक्ट करता है। क्या होता है कि हमने यहाँ पे ये बेसिकली इनकरेज करता है कि जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं जो कि वाटर इंटेंसिव है, मतलब वाटर टेकिंग है, काफ़ी ज़्यादा वाटर को यूज़ करते हैं, ऐसे कमर्शियल क्रॉप्स को इनकरेज करता है, जिसके कारण क्या होता है, सॉइल की सैलिनिटी मतलब सॉल्ट कंटेंट बढ़ जाता है, और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाता है। फिर तीसरा कारण क्या है, ये तीसरा ड्रॉबैक क्या है डैम्स का, तो है फ्लड एंड सेडिमेंटेशन इशू। तो डैम कैन कॉज फ्लड ड्यू टू रिजर्वॉयर सेडिमेंटेशन। तो क्या होता है कि हमने ये डैम तो कंस्ट्रक्ट कर दिया, इसके ऊपर यहाँ पे वाटर रिजर्वॉयर है, ये वाटर रिजर्वॉयर है, अब यहाँ पे पानी ठहरा हुआ है, तो उसके कारण क्या होता है कि जो ये रिजर्वॉयर में सेडिमेंटेशन, बहुत सारा डिपोजिशन हो जाता है छोटे छोटे पार्टिकल्स का। लॉस ऑफ फर्टाइल सिल्ट ऑन फ्लड पेन्स एंड लैंड डिग्रेडेशन। अब क्या हो रहा है कि वाटर का जो नेचुरल फ्लो है वो रुक जा रहा है, उसके कारण क्या है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि फर्टाइल लैंड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो एक जगह डिपॉजिट हो जा रहे हैं, वो प्रॉपर हर जगह फैल नहीं पा रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं। जो कि फर्टाइल सिल्ट है, जो भी रिवर के साथ आता है, वो एक ही जगह रुक जा रहा है, उसी कारण क्या हो जा रहा है, सेडिमेंटेशन इशू हो जा रहा है, फर्टिलिटी है जो सॉइल की वो अफेक्ट हो रही है। अदर नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या क्या हैं कि अर्थक्वेक इंड्यूस करता है, कुछ वाटर बॉर्न डिसीजेस डैम्स के थ्रू होती है, पोल्यूशन ड्यू टू एक्सेसिव वाटर यूज़ के कारण पोल्यूशन भी हो जा रहा है। अब कुछ मेजरमेंट लिए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, कुछ इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं। तो सबसे पहला इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, है ना। इसका गोल क्या है कि एक्सपैंड इरिगेशन कवरेज, जिसको हम गवर्नमेंट ने नाम दिया है हर खेत को पानी। तो इसमें क्या किया है, जो हम इरिगेशन के लिए जो पानी कवरेज कर रहे हैं, जो भी एरिया में कवर कर रहे हैं इरिगेशन में, उसको हमने बढ़ाया है। प्रमोट वाटर यूज़ एफिशिएंसी, हमने पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब हमने हर ड्रॉप जो भी पानी का ड्रॉप है उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ करना है, इफ़िशिएंटली यूज़ करना है, उसको प्रमोट किया है इस इनिशिएटिव के थ्रू। इनकरेज वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज़ एंड कंजर्वेशन, और इस इनिशिएटिव के थ्रू कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ इनकरेज की हैं जो कि वाटर सेविंग में ध्यान देती हैं और कंजर्वेशन पे ध्यान देती हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है वाटर रिसोर्सेज का। नेक्स्ट पार्ट में हम हार्वेस्टिंग टाइप्स देखेंगे, हार्वेस्टिंग क्या होता है, वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ वाटर रिसोर्सेज चैप्टर 3. We will continue further in the next part.